हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन लोग अगली जो टॉपिक है संविधान सभा का जब कंप्लीट हो गया, संविधान सभा के बाद में अपना नया टॉपिक आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रस्तावना। क्या नाम है? प्रस्तावना। तो अपना अगला टॉपिक है और अगले टॉपिक का नाम क्या है? प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना भी कहते हैं, दूसरी बात इसे उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उद्देशिका भी कहते हैं और इंग्लिश में प्रेम्बल्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो प्रस्तावना भी कहते हैं और उद्देशिका भी कहते हैं, दो नाम आते हैं। तो आज अपन लोग प्रस्तावना की शुरुआत करने जा रहे हैं। संविधान सभा टॉपिक अपन लोगों ने कर लिया, तो अब अपन लोग प्रस्तावना की बात करते हैं। तो याद रखना, प्रस्तावना के बारे में बात करें तो अपन लोगों ने संविधान सभा की 5वीं बैठक पढ़ी थी। संविधान सभा की 5वीं बैठक है। संविधान सभा की 5वीं बैठक कौन सी बैठक है? संविधान सभा की 5वीं बैठक जो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक आयोजित हुई। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक आयोजित होती है। और इस बैठक में नेहरू जी के द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है और उसी प्रस्ताव को नाम दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम दिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, याद रखना। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, उस बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया गया और उस प्रस्ताव में नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है और उसी प्रस्ताव को क्या नाम दिया गया? उद्देशिका। क्या नाम दिया गया? उद्देशिका। और याद रखना, यही उद्देशिका आगे चलकर, यानी इस प्रस्ताव को जब 13 दिसंबर 1940 को यह प्रस्ताव पेश किया गया था, तो यही प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को यही प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। यही प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। और पारित हो जाने के बाद इसी को क्या कहा गया? भारतीय संविधान की उद्देशिका। क्या कहा गया? भारतीय संविधान की उद्देशिका के नाम से जाना गया। ठीक है, याद रखना। तो याद रखना, 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की जो 5वीं बैठक हुई, उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। वही प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है और यही क्या कहलाया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाया। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गया समझ में। अब अपनी बात करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में, कुछ मुख्य फैक्ट है वह पढ़ते हैं। तो याद रखना, प्रस्तावना के बारे में पढ़ें तो प्रस्तावना में पूछा जाता है न्याय। प्रस्तावना में क्या पूछा जाता है? प्रस्तावना में पूछा जाता है न्याय। क्या पूछा जाता है? प्रस्तावना में न्याय पूछा जाता है। भी न्याय शब्द, यानी या फिर अपने बात करें न्याय शब्दों का उल्लेख कितनी बार हुआ है, या फिर अपने बात करें प्रस्तावना में न्याय कौन कौन सा है। तो याद रखना, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा? एक तो सामाजिक न्याय, सामाजिक के बाद में सामाजिक, फिर आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो याद रखना, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हो सकता है पेपर वाला पूछ ले कि प्रस्तावना में निम्न में से कौन से न्याय का उल्लेख नहीं किया गया? तो धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया, सिर्फ 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखना दोस्तों। अब अपनी बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। किसके बारे में बात करें? स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का भी उल्लेख किया गया है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो याद रखना, स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। कौन कौन सी? तो विचार है, 1 नंबर आता है विचार। विचार के बाद में अभिव्यक्ति, विचार के बाद में अभिव्यक्ति, फिर आता है विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। विश्वास के बाद में आता है धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और धर्म के बाद में आती है उपासना। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता शब्द का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। याद रखना, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का क्या किया गया? उल्लेख। तो न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई गई है। ठीक है, याद रखना। और याद रखना, एक बात और याद रखना,
ये जो न्याय है ना, न्याय पूछा जाता है कौन से देश से प्रेरित है, तो रूस की क्रांति से। कौन सी क्रांति से? रूस की जो क्रांति हुई थी उसी रूस की क्रांति से इस न्याय शब्द को लिया गया, ठीक है, याद रखना। और ये जो स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता ली गई है फ्रांस की क्रांति से। कौन सी क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता को लिया गया है, जबकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लिया गया है रूस की क्रांति से, ठीक है दोस्तों। और अपने बात करते हैं, फिर बात आती है समानता की। किसकी बात आती है? समानता की बात आती है। तो समानता दो प्रकार की है। प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? तो याद रखना, एक तो है प्रतिष्ठा और दूसरी है अवसर की समानता। कौन सी? प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। याद रखना, प्रस्तावना में समानता भी दो प्रकार की है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। और ये जो समानता शब्द है ये भी कहां से लिया गया है? ये भी फ्रांस की क्रांति से लिया गया। कौन सी क्रांति से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं अपने बंधुता। किसकी बात करते हैं? बंधुता। किसकी बात करते हैं? बंधुता की बात करते हैं। तो बंधुता शब्द का प्रयोग इस प्रस्तावना में एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है, ये बात भी याद रखना। और ये जो बंधुता शब्द है ना, यह बंधुता शब्द भी कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ये बात भी याद रखना। तो प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में न्याय तीन प्रकार का, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। स्वतंत्रता पांच प्रकार की, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता दो प्रकार की, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। बंधुता एक प्रकार की, ठीक है, यानी बंधुता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अपनी बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे और बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। आगे बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं, हम लोगों ने न्याय पढ़ा, न्याय के बाद में स्वतंत्रता पढ़ी, फिर समानता भी पढ़ी, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं प्रस्तावना में कुछ और फैक्ट के बारे में। तो वह क्या फैक्ट है? देखो आगे अपन लोग बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में बात आती है संशोधन की। किसकी बात आती है? प्रस्तावना में संशोधन की बात आती है, याद रखना। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार संशोधन हो चुका है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के तहत। और याद रखना, यह प्रभावी कब हो गया था? 3 जनवरी 1977। एक बार पेपर में ये भी पूछा गया कि यह 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 3 जनवरी 1977 को क्या हो गया था? लागू हो गया था। हुआ कब था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को तो हुआ था, लेकिन लागू कब हो गया था? 3 जनवरी 1977 को क्या हो गया था? लागू हो गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात भी याद रखना। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक लॉजिक के टर्म याद रखना, SPA। SPA का मतलब है समाजवाद। क्या नाम है? समाजवाद। फिर आता है पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान संशोधन कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जो लागू हो गया 3 जनवरी 1977 को। और 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बात भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। आगे बात करें कि प्रस्तावना में लोक शब्द का, जनता शब्द का, नागरिक शब्द का, किन किन शब्दों का उल्लेख हुआ और किन किन शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, याद रखना। बात करते हैं आगे। आगे बात करें प्रस्तावना में लोक शब्द का, प्रस्तावना में लोक शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो आप लोग पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध और संपन्न, हम भारत के लोग भारत को। तो प्रस्तावना में लोक शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है, ये बात भी याद रखना। तो प्रस्तावना में लोक शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट में बताता हूं। देखो, प्रस्तावना में लोक शब्द का उल्लेख हुआ है, प्रस्तावना में नागरिक शब्द का उल्लेख किया गया है,
प्रस्तावना में लोक शब्द का उल्लेख हुआ है, नागरिक शब्द का उल्लेख हुआ है, लेकिन याद रखना एक बात कि प्रस्तावना में जनता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। प्रस्तावना में जनता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तावना में जनता शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। प्रस्तावना में नागरिक शब्द का उल्लेख हुआ है, लोक शब्द का उल्लेख हुआ है, व्यक्ति शब्द का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? व्यक्ति शब्द का उल्लेख हुआ है, लेकिन याद रखना जनता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। ये बात भी याद रखना। हम भारत के लोग, भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, याद रखना। तो प्रस्तावना में लोक शब्द, नागरिक शब्द, व्यक्ति शब्द का उल्लेख हुआ, लेकिन जनता शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जो लागू हो जाता है 3 जनवरी 1977 को, और 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और प्रस्तावना में लोक शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में नागरिक शब्द का उल्लेख किया गया, लोक शब्द का उल्लेख किया गया, लेकिन प्रस्तावना में जनता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ये बात याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने आगे आगे बात करते हैं। देखें, आगे बात करते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन की बात आ जाती है। फिर अपने बात करते हैं कि प्रस्तावना में, अपनी बात करते हैं कि प्रस्तावना में अपने बात करें शक्ति, या फिर अपने बात करें प्रस्तावना में अंतिम शक्ति किसके पास है। याद रखना, प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में अंतिम शक्ति किसके पास है? तो याद रखना अंतिम शक्ति है जनता के पास। किसके पास है? जनता के पास है। ये बात भी प्रस्तावना में बताई गई है कि अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। किसके पास है? जनता के पास है। यानी जनता से मिलकर क्या बनती है? सरकार बनती है, और सरकारों के तहत ही संविधान का निर्माण किया गया। यानी सरकार को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। तो सरकार को बनाने में और सरकार को उखाड़ फेंकने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? जनता का। तो वही बात प्रस्तावना में बताई गई है कि प्रस्तावना में अंतिम शक्ति किसके पास है? तो याद रखना अंतिम शक्ति है जनता के पास, ठीक है दोस्तों। तो अपने चलते हैं अपने आगे तो यहां तक अपन लोगों ने पढ़ा। तो अब अपनी बात करते हैं संविधान सभा के बारे में, कुछ फैक्ट है, ठीक है, याद रखना। और उन्हीं फैक्ट की बात करते हैं। कुछ डेफिनेशन आती है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो उनमें 1 नंबर व्यक्ति आता है जिसका नाम है ठाकुरदास भार्गव। क्या नाम है? ठाकुरदास भार्गव। एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? ठाकुरदास भार्गव। व्यक्ति का नाम क्या है? ठाकुरदास भार्गव। तो ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था? देखो, बात करें ठाकुरदास भार्गव की, तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किस व्यक्ति ने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। किसे? प्रस्तावना को। प्लस में इन्होंने एक बात और कही है कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? सबसे सम्मानित भाग है। ये बात भी किसने कही है? ठाकुरदास भार्गव ने की। अक्सर पूछी जाती है डेफिनेशन कि किस व्यक्ति के द्वारा क्या कहा गया, ठीक है। 2 नंबर बात करते हैं अपने। 2 नंबर व्यक्ति का नाम है NN पालकीवाला। क्या नाम है? NN पालकीवाला। और इसे एक अन्य नाम भी क्या है? नाना पालकीवाला। क्या नाम है? नाना पालकीवाला, ठीक है। इस व्यक्ति ने क्या कहा है? इस व्यक्ति ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। क्या कहा है? प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। ये बात किसने कही थी? NN पालकीवाला ने कही थी कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। ये बात भी याद रखना। 3 नंबर अपनी बात करते हैं। व्यक्ति का नाम है सुभाष कश्यप। क्या नाम है? सुभाष कश्यप। ये बात भी याद रखना, भी सुभाष कश्यप ने क्या कहा है, ठीक है। तो याद रखना, सुभाष कश्यप की बात करते हैं तो सुभाष कश्यप ने कहा कि अगर प्रस्तावना नींव है, अगर प्रस्तावना क्या है? नींव है, तो संविधान क्या है? इमारत है। संविधान क्या है? इमारत है। ये बात भी याद रखना। ये बात किसने कही थी? सुभाष कश्यप ने कही थी कि अगर प्रस्तावना नींव है तो संविधान क्या है? इमारत है। और एक बात और कही कि अगर प्रस्तावना आत्मा है, अगर प्रस्तावना क्या है? अगर प्रस्तावना है आत्मा, तो संविधान उसका क्या है? शरीर है। तो संविधान उसका क्या है? शरीर है। तो संविधान उसका क्या है? शरीर है। ये बात याद रखना।
भी सुभाष कश्यप ने क्या कहा था? सुभाष कश्यप ने कहा था कि अगर प्रस्तावना नींव है तो संविधान क्या है? इमारत है। अगर प्रस्तावना आत्मा है तो संविधान क्या है? उसका शरीर है। संविधान क्या है? उसका शरीर है। ये बात भी याद रखना, ठीक है। और देखो, और अपनी बात करते हैं। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या नाम आता है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये बात क्या कहते हैं? तो ये बात कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना क्या है? कि प्रस्तावना है हमारी दीर्घकालीन। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन है। कैसा? दीर्घकालीन यानी लंबे टाइम तक है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है? विचार है। दीर्घकालीन सपनों का क्या है? विचार है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी कृष्ण अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। क्या कहा था? कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है? विचार है। ये बात किसने कही? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने की थी, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद में एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है के एम मुंशी। क्या नाम है? के एम मुंशी। के एम मुंशी की बात करें तो कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। के एम मुंशी। तो के एम मुंशी ने क्या कहा था? के एम मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की राजनीतिक कुंडली। संविधान की राजनीतिक कुंडली। क्या कहा है? प्रस्तावना क्या है? संविधान की राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की क्या है? राजनीतिक कुंडली। यह बात किसने कही थी? के एम मुंशी ने कही थी। किसने कही थी? के एम मुंशी ने कही थी, ठीक है, याद रखना कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की राजनीतिक कुंडली। फिर एक व्यक्ति का नाम और आता है जिसका नाम है अर्नेस्ट बारकर। क्या नाम है? अर्नेस्ट बारकर, ठीक है, याद रखना। क्या नाम है? अर्नेस्ट बारकर। और अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा था? ये बात याद रखना। अर्नेस्ट बारकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है। संविधान निर्माताओं को जानने का विचार है, इसे कह सकते हैं। संविधान निर्माताओं को जानने का क्या है? विचार है। संविधान निर्माताओं को जानने का क्या है? विचार है। ये बात किसने कहा था? अर्नेस्ट बारकर ने कही थी। किसने कही थी? अर्नेस्ट बारकर ने कही थी। ये बात याद रखना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। अपन लोगों ने पढ़ा कुछ फैक्ट के बारे में, पढ़ा कि किस व्यक्ति ने क्या कहा। तो ठाकुरदास बारकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा का। एक बात और याद रखना, एक व्यक्ति और जिसका नाम आता है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। क्या नाम आता है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भी क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और अब आत्मा शब्द आ ही गया तो मैं ऑफलाइन क्लासेज में बहुत बार बताता हूँ कि प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। ये बात याद रखना, अपन लोगों ने पढ़ लिया। फिर 2 नंबर बात करें कि भाग 3 को आत्मा किसने कहा है? भाग 3 को आत्मा कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर बात करें अपने आगे कि अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 को किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर की बात करें तो आर्टिकल 32 को किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। फिर अपने बात करते हैं कि भाग 3 और भाग 4 को कंबाइंड तौर पर किसने कहा है? ठीक है, याद रखना, भाग 3 और भाग 4 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो याद रखना, ये बात मेरे को आप कमेंट में बताना कि जो संविधान का भाग 3 और भाग 4 है इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या आइवर जेनिंग्स ने कहा है या फिर अर्नेस्ट बारकर ने कहा है। ठीक है, याद रखना। तो ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि किस व्यक्ति ने भाग 3 व 4 को
कंबाइंड रूप से संविधान की आत्मा का है। मैं बहुत बार ऑफलाइन क्लासेज में बोल चुका हूँ कि जब भाग 3 और भाग 4 को इस व्यक्ति ने संविधान की आत्मा कहा, तो आप लोगों को जरूर बताना कमेंट में कि भाग 3 और 4 को किसने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य फैक्ट है। देखो दोबारा से पढ़ते हैं। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को प्लस में सबसे सम्मानित भाग किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। एन पालकीवाला की बात करें तो इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा है। सुभाष कश्यप की बात करें तो प्रस्तावना नींव है, तो संविधान उसकी इमारत। अगर प्रस्तावना आत्मा है तो संविधान उसका शरीर है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा है कि प्रस्तावना हमारे लंबे समय तक यानी दीर्घकालीन सपनों का विचार है। के एम मुंशी ने कहा कि संविधान की राजनीतिक कुंडली है। और अर्नेस्ट बारकर ने कहा कि जो प्रस्तावना है ना, संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है, अर्थात जानने का क्या है? विचार है कि उन लोगों ने प्रस्तावना को किस प्रकार से बनाए रखा। और याद रखना, प्रस्तावना को कहते हैं कि संविधान का सार। क्या कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं संविधान का सार कहते हैं। संविधान का क्या कहते हैं? सार कहते हैं। यानी कि संविधान से संबंधित जो जो बातें हैं एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, वह सभी बातें कौन सिखाता है? प्रस्तावना सिखाती है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में चलते हैं अपने आगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं, जैसे ही अपन लोगों ने ये पढ़ लिया, अब अपन लोग बात करेंगे संविधान जो प्रस्तावना में प्रमुख वाद कौन कौन से हैं। प्रमुख वाद, ठीक है, वाद का मतलब होता है कि इनमें कब कब चेंजेस करने की बात कहेगी, कब कब इसमें बातें कहेगी। ठीक है, तो उसके बारे में अपन लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में बात करें प्रमुख वाद। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं प्रमुख वाद। प्रमुख वाद के बारे में बात करते हैं तो एक नंबर वाद आता है बेरुवाड़ी वाद। कौन सा वाद? बेरुवाड़ी वाद। याद रखना, बेरुवाड़ी वाद। और बेरुवाड़ी वाद मामला है 1960 का। कब का है? 1960 का मामला है। इसमें क्या बात कहेगी? देखो, इसमें एक नंबर बात कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना क्या नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। ये शायद अभी पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि कौन से वाद में ये बात कही गई थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बेरुवाड़ी वाद। कौन सा वाद हुआ था? बेरुवाड़ी वाद हुआ था। और बेरुवाड़ी वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है? भाग नहीं है। ये बात भी याद रखना। ठीक है, याद रखना। और देखो, प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है? भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बात याद रखना आप लोग। 2 नंबर पॉइंट याद रखना कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में संशोधन, किसकी बात करें? प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ये बात भी किसमें कही गई थी? बेरुवाड़ी केस में कहा गया। एक नंबर बात कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात मुख्य तौर पर याद रखना। ठीक है, और बेरुवाड़ी वाद में एक बात और कही गई थी कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी। प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी। जबकि राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी है। ये बात भी किसने कही थी? बेरुवाड़ी वाद में कही थी 1960 में। सिर्फ एक ही बात है ये जो क्या कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। और प्रस्तावना को क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के नाम से भी पुकारा गया है। किसमें? बेरुवाड़ी वाद में। ठीक है, याद रखना। और बेरुवाड़ी वाद की बात करते हैं तो यह मामला कब का है? 14 मार्च 1960 का। कब का है? 14 मार्च 1960। ठीक है, याद रखना। तो 14 मार्च 1960 को पहला वाद आया और उस वाद को क्या नाम दिया गया? बेरुवाड़ी वाद। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, और प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी है। ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं अपने आगे, और दूसरा वाद आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद। दूसरा वाद कौन सा है? दूसरा वाद है जिसका नाम है गोलकनाथ। कौन सा नाथ? गोलकनाथ
बनाम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। 1967 इसमें क्या बात हुई याद रखना, यह जो वाद आया, यह वाद संविधान की दूसरी सबसे बड़ी बेंच गठित की गई थी। संविधान की दूसरी सबसे बड़ी बेंच, दूसरी सबसे बड़ी बेंच क्या की गई थी? गठित की गई थी। बेंच का मतलब होता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, ठीक है, याद रखना। 5 व्यक्तियों की बेंच हो सकती है, 9 व्यक्तियों की बेंच हो सकती है, और सबसे बड़ी बेंच का गठन किया गया था केशवानंद भारती वाद, जो अपन लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना। तो दूसरा वाद कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। याद रखना, इस वाद में क्या कहा गया? इस वाद में बात करें हमने, तो इस वाद में एक व्यक्ति है जिसका नाम है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। क्या नाम है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। ये बात याद रखना, मैंने पीछे पढ़ाया था, ठीक है। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने, ये न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह नाम आ गया, न्यायमूर्ति तो याद रखना न्यायाधीश थे। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान के क्या कहा था? आत्मा कहा था। किस वाद में कहा था? तो ये बहुत ही फैक्चुअल बातें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस वाद में कहा था। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में कहा। और दूसरी सबसे बड़ी बेंच गठित की, यानी 11 जजों की, कितने जजों की? 11 जजों की बेंच गठित की गई थी। और वाद का नाम क्या था? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967। दूसरी सबसे बड़ी बेंच गठित की गई, यानी 11 जजों की बेंच गठित की गई। और याद रखना, इस बेंच ने अपना निर्णय की बात करें तो इस बेंच ने अपना निर्णय कब सुनाया था? 27 फरवरी 1967 को। इस बेंच ने अपना निर्णय कब सुनाया था? तो इस बेंच ने अपना निर्णय दिया 27 फरवरी 1967 को। निर्णय कब दिया? 27 फरवरी 1967 को यह बेंच क्या सुनाती है? अपना डिसीजन सुनाती है। और इस समय जो न्यायमूर्ति थे, याद रखना, डी सुब्बाराव। न्यायमूर्ति कौन थे? डी सुब्बाराव। ये बात भी याद रखना। तो न्यायमूर्ति डी सुब्बाराव थे और इन्होंने 1967 यानी 27 फरवरी 1967 को डिसीजन सुनाया। और इसी वाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ये बात भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने आगे, और आगे बात करें तो आगे 2 वाद हो गए। तो इसी कड़ी में अपने वाद की बात करते हैं। तो अगला वाद आता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। क्या नाम है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। क्या नाम है? केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा वाद है जिसका नाम क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, यानी केरल सरकार से संबंधित ये मामला था, ठीक है। कब की बात है? याद रखना 24 अप्रैल, ठीक है, 1973। कब की बात है? 1973 का मामला है। तो अपने पूरा लिख लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार कब की बात है? 24 अप्रैल 1973। कब की बात है? 24 अप्रैल 1973 की बात है। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पूछी गई है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का मामला, तो याद रखना 24 अप्रैल 1973 कब का है? 24 अप्रैल 1973 का है। और एक बात और याद रखना, ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार की बात करें तो यह सबसे बड़ी बेंच, अब तक की सबसे बड़ी बेंच का गठन किया गया था। अब तक सबसे बड़ी बेंच का क्या किया गया था? गठन किया गया था। कितने जजों का? 13 जजों की। पीछे वाली पढ़ी थी अपन लोगों ने 11 जजों की, और यह थी 13 जजों की। और इस बेंच का जो निर्णय आया था 7:6 से। कितने से आया? 7:6 से आया। और इस समय न्यायाधीश की बात करें तो इस समय न्यायाधीश थे SM सिकरी। कौन थे? न्यायाधीश थे SM सिकरी। क्या नाम है व्यक्ति का?
SM सिकरी। और SM सिकरी का पूरा नाम क्या है? सौमित्र सिकरी। क्या नाम है? सौमित्र सिकरी। तो सौमित्र सिकरी के द्वारा डिसीजन सुनाया गया, जो 7:6 से निर्णय आया। और अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। कौन सी बेंच थी? सबसे बड़ी बेंच थी। इसमें क्या क्या डिसीजन आए? एक नंबर बात करते हैं। तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। एक नंबर बात तो ये कही गई। 2 नंबर बात कही कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये बात भी याद रखना। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि मूलभूत ढांचे को छोड़कर, किसको छोड़कर? मूलभूत ढांचे को छोड़कर, मूलभूत ढांचे को छोड़कर। जब सुप्रीम कोर्ट से ये बात पूछी गई, भाई मूलभूत ढांचा होगा क्या, तो कोर्ट ने साफ साफ यह कहने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मूलभूत ढांचे वाली बात आप कोर्ट पर छोड़ दो, ठीक है। और कोर्ट ने बात मानी और कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, लेकिन क्या छोड़कर? मूलभूत ढांचे को छोड़कर। क्या छोड़कर? मूलभूत ढांचे को छोड़कर, ठीक है, याद रखना। और एक बात और याद रखना, इस वाद में कहा गया, क्या कहा गया? इस वाद में 3 नंबर पॉइंट याद रखना। इस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के विचारों, प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना संविधान के विचारों, प्रस्तावना संविधान के विचारों प्लस में आदर्शों, संविधान के विचारों प्लस में आदर्शों को जानने की कुंजी है। जानने की क्या है? कुंजी है। ये बात कौन से वाद में कही गई थी? इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि कौन से वाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के विचारों को जानने की क्या है? कुंजी है। जानने की क्या है? कुंजी है, याद रखना। और एक बात और याद रखना कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना क्या है? 4 नंबर पॉइंट याद रखना कि प्रस्तावना क्या नहीं है? प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। ये बात भी किसमें गई थी? ये बात भी केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का जो फैसला था, उस वाद में कहा गया, जो 24 अप्रैल 1973 को डिसीजन आता है, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे को छोड़कर। प्रस्तावना संविधान के विचारों व आदर्शों को जानने की कुंजी है। और एक बात और कही कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। और एक बात और याद रखना कि इसे वैधानिक शक्ति, या फिर इसे बात करें, इसे कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसे क्या नहीं है? इसे कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर कानूनी शक्ति प्राप्त होती तो यह वाद योग्य होती, लेकिन इसे कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, जिसके चलते प्रस्तावना क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। ये बात याद रखना। तो ये सारे के सारे फैक्ट है जो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का जो वाद आया, उस वाद में कही गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे को छोड़कर। प्रस्तावना संविधान के विचारों व आदर्शों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। तो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपने अगले वाद की ओर। और अगला वाद आता है SR बॉम्बे वाद 1994। कौन सा वाद आता है? SR बॉम्बे वाद 1994, ठीक है। चलो दोस्तों, चलते हैं अपने आगे। तो इसके बाद में अगला वाद है जिसका नाम है SR बॉम्बे वाद 1994। तो SR बॉम्बे वाद 1994, ठीक है दोस्तों। तो अगला वाद है जिसका नाम है SR बॉम्बे वाद 1994, ठीक है। SR बॉम्बे वाद 1994, SR बॉम्बे वाद, SR बॉम्बे वाद 1994, SR बॉम्बे वाद 1994। तो इस वाद में क्या कहा गया? तो याद रखना, इस वाद में पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, कौन सा शब्द है?
पंथ निरपेक्ष, इस वाद में कहा गया कि जो पंथ निरपेक्षता जो शब्द है, उस पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? प्रस्तावना में आधारभूत ढांचा, यानी पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, उस पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या कहा गया? प्रस्तावना में आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। कौन से वाद में? तो याद रखना, SR बॉम्बे वाद 1994 में। इस वाद में पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। और एक बात और याद रखना कि ये जो SR बॉम्बे वाद 1994 में आया था, इस वाद में कहा गया, नोट लगा कर लिखना, इस वाद में कहा गया कि जो राष्ट्रपति शासन है, कौन सा शासन है? जो राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 356, इस वाद में कहा गया कि जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की क्या की जा सकती है? राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की क्या की जा सकती है? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। याद रखना, अलग से मैंने नोट लगा कर लिखा है क्योंकि इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। रीजन बताना पड़ेगा कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का क्या कारण है। इसलिए इस वाद में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन की क्या की जा सकती है? समीक्षा की जा सकती है। ये बात भी याद रखना, ठीक है? याद रखना, ये जो SR बॉम्बे वाद आया था, तो याद रखना इस वाद ने अपना निर्णय कब दिया था? तो याद रखना, इसके निर्णय की बात करते हैं तो SR बॉम्बे वाद ने 11 मार्च 1994 की बात है। इस वाद ने अपना निर्णय कब सुनाया? तो निर्णय भी पूछा जा सकता है। तो निर्णय सुनाया 11 मार्च 1994। कब सुनाया? 11 मार्च 1994 को इस वाद का क्या आया? निर्णय आया। और यह प्रस्तावना के पक्ष में बात कहा। और इस वाद में पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान का, या फिर अपने बात करें प्रस्तावना का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। और इस वाद में एक बात और कहेगी कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उस राष्ट्रपति शासन की क्या की जा सकती है? समीक्षा की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में हमने पढ़ते हैं जो लास्ट वाद है, जिसका नाम है LIC वाद बनाम भारत सरकार। कौन सा वाद है? LIC बनाम भारत सरकार, जो हमेशा ऑफलाइन क्लासेज में बताता भी हूँ कि सबसे लेटेस्ट वाद कौन सा है? LIC बनाम भारत सरकार। LIC बनाम है भारत सरकार। LIC बनाम है भारत सरकार। और यह वाद क्या कहता है? यह वाद कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। याद रखना, LIC बनाम भारत सरकार, यह वाद क्या कहता है कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। याद रखना, प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। तो ये बात कौन सा वाद कहता है? LIC बनाम भारत सरकार वाद। LIC बनाम है भारत सरकार वाद, जो सबसे लेटेस्ट वाद है। कब लाया गया? तो ये बात भी याद रखना, 10 मई 1995 की बात है। कब की बात है? 10 मई 1995 की बात है। और इस वाद में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। ठीक है, याद रखना। और एक बात और याद रखना, इस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो अपन लोगों ने 4 वाद पढ़े। पहला है बेरुवाड़ी वाद, ठीक है। दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तीसरे की बात करें केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, जो 24 अप्रैल 1973 को आया। 4 नंबर बात करें SR बॉम्बे वाद 1994 को आया। फिर 5 नंबर बात करें LIC बनाम भारत सरकार, जो 10 मई 1995 को आया। तो 5 वाद आए गए हैं, लाए गए हैं काम प्रस्तावना में। कहा लाए गए हैं? प्रस्तावना में लाए गए हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, और कुछ बात करते हैं अपने प्रस्तावना से संबंधित। देखो 2-4 बातें और रहेगी। कौन कौन सी है? देखो, बात करें प्रस्तावना से संबंधित 2-4 बात कौन सी है? तो प्रस्तावना में मैंने बताया कि लोग शब्द, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, यानी भारत शब्द का उल्लेख, सॉरी मैंने पीछे क्या बताया था? लोक शब्द का बता दिया था। तो याद रखना, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को, सॉरी भूलवश पीछे बता दिया होगा लोक शब्द।
तो लोग शब्द का उल्लेख तो किया गया, लेकिन भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया। हम भारत के लोग, भारत को, भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार किया गया है। 2 नंबर बात करें कि प्रस्तावना में अंतिम शक्ति किसके पास है? प्रस्तावना का सार, या फिर अपने बात करें प्रस्तावना की अंतिम शक्ति, प्रस्तावना की अंतिम शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास है। किसके पास है? जनता के पास है। ये बात भी याद रखना। फिर अपन लोगों ने पढ़ा न्याय के बारे में, पढ़ा कि प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। फिर अपन लोगों ने पढ़ा स्वतंत्रता के बारे में, क्या पढ़ा? स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। फिर अपन लोगों ने पढ़ा प्रतिष्ठा पढ़ा, और सॉरी समानता पढ़ा तो समानता 2 प्रकार की पढ़ा। फिर अपन लोगों ने पढ़ा बंधुता शब्द पढ़ा। फिर अपन लोगों ने एकता शब्द पढ़ा। बंधुता के बाद में एकता शब्द की बात करें तो बंधुता शब्द 1 बार, एकता शब्द भी 1 बार। ठीक है, याद रखना। और याद रखना कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को अंगीकृत, प्रस्तावना को अंगीकृत अधिनियमित, अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया? अंगीकृत अधिनियमित प्लस में आत्मार्पित कब किया गया? प्रस्तावना को अंगीकृत अधिनियमित प्लस में आत्मार्पित कब किया गया? तो याद रखना 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष, हिंदी में ना कौन सा? मार्गशीर्ष, मिति मार्गशीर्ष विक्रमी संवत 2006, विक्रमी संवत 2006, विक्रमी संवत 2006 को प्रस्तावना को क्या किया गया था? अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन क्या हुआ? याद रखना, मैंने संविधान सभा टॉपिक करवाया, उसमें बताया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का 11वां अधिवेशन आयोजित हुआ। कौन सा अधिवेशन आयोजित होता है? 11वां अधिवेशन आयोजित होता है। ये बात भी याद रखना। और एक बात और याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से होती है। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये जो शब्दावली है हम भारत के लोगों वाली, यह ली गई है यूएनओ चार्टर से। कहाँ से ली गई है? यूएनओ चार्टर का जो संविधान है ना, वहां से ली गई है। यूएनओ चार्टर के लोग क्या बोलते हैं? हम यूएनओ के लोग। तो उसी की तर्ज पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी लिया गया है। उसी की तर्ज पर बोलते हैं हम क्या? हम भारत के लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि हम भारत के लोग हैं। यह शब्द कौन से देश के संविधान से प्रेरित है? तो यूएनओ के चार्टर के संविधान से। याद रखना, अपन लोगों ने न्याय पढ़ा, तो न्याय कहां से लिया गया? रूस की क्रांति से। ठीक है, याद रखना। और ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यह तीनों शब्द लिए गए फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से लिए गए। ठीक है, याद रखना। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता पड़ी, और इन्हीं स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में भी आता है। कहां पर आता है? अनुच्छेद 19 वन में आता है। कहां आता है? अनुच्छेद 19 वन में आता है। समानता की बात करें तो अनुच्छेद 16, कौन सा? अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में बात बताता है। तो कौन सा? अनुच्छेद 16। तो याद रखना, समानता भी बताई गई है, बंधुता भी बताई गई है, और एकता शब्द भी बताई गई है। और शुरुआत होती है हम भारत के लोग यूएनओ चार्टर से, और प्रस्तावना को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। मैंने बहुत बार बताया, ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अधिनियम का मतलब होता है कानून बनाना, और आत्मार्पित का मतलब होता है देश को सौंप देना। और कब सौंपा गया? तो 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष विक्रमी संवत 2006 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों, जो प्रस्तावना का जो मेन फैक्ट था, वह फैक्ट होता है कंप्लीट, यानी लगभग प्रस्तावना के अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से बनेंगे, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, कुछ सुधार करेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ना। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी कड़ी में अपन लोग
अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला टॉपिक अपन लोग लेकर आएंगे मूल अधिकार। कौन सा है? मूल अधिकार, जो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है, जिसे नेहरू जी ने क्या कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आत्मा कहा था। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।